ये कहानी है जनवरी 1965 की, जब पूर्वी कजाकिस्तान के झांबिल डिस्ट्रिक्ट में अचानक एक मिलिट्री ट्रक आकर रुका। मगर इस ट्रक में सेना के जवान नहीं बल्कि परमाणु बम था। जी हाँ, वही परमाणु बम जिसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। लेकिन एक मिनट, यह ट्रक तो सोवियत यूनियन का है। क्या सोवियत यूनियन अपने ही हिस्से यानी कजाकिस्तान पर परमाणु बम गिराने वाला था, या फिर उसका मंसूबा कुछ और था? आखिर सोवियत यूनियन करना क्या चाहता था, यह समझने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी होगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रूस के डेडलीस्ट एंड मोस्ट फुलिश न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसके बारे में सोवियत नेताओं का यहाँ तक कहना था कि यह परमाणु हथियार का सबसे खूबसूरत उपयोग है। लेकिन यही प्रयोग उनकी सबसे बड़ी मूर्खता भी बन गया। आखिर क्या हुआ था वहाँ, क्या करना चाहता था सोवियत संघ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कजाकिस्तान की बात की जाए तो यह एक विशाल मैदानी इलाका है। यहाँ की जमीन तो बेहद उपजाऊ है, मगर यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यहाँ ज्यादातर सूखा रहता है, इतना सूखा कि पूर्वी कजाकिस्तान में बहने वाली नदियां कुछ ही महीनों तक बहती हैं। उन नदियों का पानी जल्दी ही सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन नदियों के जल का मुख्य स्रोत रूस के तियान शान और पामीर पर्वत पर होने वाली थोड़ी बहुत बर्फबारी ही है। लेकिन गर्मी की शुरुआत में ही यह बर्फ पिघल जाती है और कुछ ही महीनों में यह पिघला हुआ पानी पूरे कजाकिस्तान से बहते हुए समुद्र में जा मिलता है। आज तो हालात फिर भी अलग हैं, मगर 1960 और 70 के वक्त हालात बहुत बुरे थे। कजाकिस्तान उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए वहां के लोगों की देखभाल करना भी सोवियत संघ की जिम्मेदारी थी। सोवियत संघ पहले ही कई तरह के प्रयोग कर चुका था, लेकिन अब उसने एक ऐसा प्रयोग करने की सोची जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था और न ही किसी को भनक थी। सोवियत संघ ने कुछ महीनों तक बहने वाली नदियों के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई, ताकि पूर्वी कजाकिस्तान पूरे साल हरा भरा रह सके और वहां के लोगों की मुश्किलें दूर हो सके। सोवियत यूनियन के द्वारा प्रयास शुरू हो चुके थे। आखिरकार जनवरी 1965 में कजाकिस्तान के सूखे को दूर करने के लिए सोवियत संघ ने एक मिलिट्री ट्रक भेजा। हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहा है कि एक ट्रक सूखे को कैसे दूर कर सकता है। जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर यह कोई साधारण ट्रक नहीं था, बल्कि इसके अंदर रखा हुआ था एक डेंजरस न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब? जी हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब। दरअसल सोवियत संघ यहाँ कुछ ऐसा करने वाला था जो अपने आप में दुनिया का पहला और सबसे अनोखा प्रयोग था। जिस सामग्री को दुनिया विनाश के रूप में देखती है, सोवियत संघ उसी सामग्री से प्रकृति और मानवता का भला करना चाहता था। वैसे अगर इस परमाणु बम की बात करें तो इसकी ऊंचाई 10 फीट और व्यास 3 फीट था। जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा, इसे ट्रक से बाहर निकाला गया। यहाँ पर पहले से ही एक 584 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया गया था। बम को ट्रक से निकालकर एक भारी भरकम क्रेन की मदद से गड्ढे में उतारा गया। यह काम बेहद जटिल था और इसमें कई घंटे लग गए, मगर आगे जो होने वाला था वह कुछ ही सेकंड का मामला था। दरअसल अब उस गड्ढे में डाली गई परमाणु बम में विस्फोट करने की बारी थी। इस बम की पावर थी 170 किलोटन। अब आप सोचिए, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वह मात्र 15 किलोटन का था, तो यह बम उससे 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। विस्फोट तो भयानक होना ही था। जैसे ही विस्फोट हुआ, जमीन के लगभग 484 फीट नीचे होने के बावजूद इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि धुएं और गर्म गैसों का गुबार 15,000 फीट की ऊंचाई तक आसमान में फैल गया। करोड़ों टन मिट्टी अचानक ऊपर उछल गई और एक 400 मीटर चौड़ा और 328 फीट गहरा गड्ढा बन गया। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था, बल्कि एक विशाल झील का रूप ले चुका था। सोवियत संघ इस प्रयोग में सफल रहा। असल में यह विस्फोट पूर्वी कजाकिस्तान में बहने वाली चैगन रिवर के पास किया गया था, ताकि नदी के बहते पानी को इस विस्फोट से बनी झील में इकट्ठा किया जा सके। कुछ ही घंटों में सोवियत संघ ने एक कृत्रिम झील बना डाली, जिससे बनने में सालों लग सकते थे, वह उन्होंने मिनटों में बना दी। इतिहास में यह प्रयोग दर्ज हो गया, क्योंकि धमाके से उड़कर गिरने वाली मिट्टी ने चारों तरफ खुद ब खुद एक बांध बना डाला। मगर यह धमाका इतना जबरदस्त था कि अगले 2 महीने तक धूल के बादल छाए रहे। ना सूरज दिखा, ना साफ हवा। 2 महीने बाद जब धूल छटी तो इस गड्ढे को खुदाई करके चैगन रिवर से जोड़ दिया गया। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत हुई और बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तो चैगन रिवर का पानी इस झील में आना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में करोड़ों गैलन पानी इस झील में इकट्ठा हो गया। सोवियत संघ का सपना पूरा हुआ। इस झील को नाम दिया गया चैगन झील। इस पूरी परियोजना की निगरानी सोवियत वैज्ञानिक इवान एम चेरनयायव कर रहे थे। वह इस प्रयोग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमाणु बम का इतना सुंदर उपयोग भी किया जा सकता है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी का सही उपयोग हो तो यह धरती को और सुंदर बना सकती है। लेकिन क्या यह सही था? क्या परमाणु बम का उपयोग केवल एक झील बनाने के लिए करना सही था? झीलें ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाई जा सकती हैं। आज इंसान के पास बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनें हैं। हो सकता है कि इसमें वक्त ज्यादा लगे, मगर ट्रेडिशनल तरीके से की गई खुदाई के फायदे बहुत होते हैं, क्योंकि एक तो यह लोगों को रोजगार देती है, साथ ही खुदाई से निकली मिट्टी को उपयोगी बनाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। वहीं सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इससे कोई रेडिएशन नहीं फैलता।
जी हाँ, रेडिएशन के बारे में तो सोवियत संघ ने सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर परमाणु हथियार से झील बनाना वाकई में एक बेहतर फैसला होता तो ऐसे प्रयोग दुनिया भर में किए जा रहे होते। मगर सोवियत संघ के बाद किसी भी देश ने इस तरह के प्रयोग को नहीं दोहराया। असल में 1960 के दशक में परमाणु रेडिएशन के लॉन्ग टर्म प्रभाव और पर्यावरण में होने वाले नुकसानों के बारे में वैज्ञानिकों के पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। जबकि पहले सोवियत वैज्ञानिकों का मानना था कि विस्फोट से निकलने वाला अधिकतर रेडियोधर्मी पदार्थ जमीन के अंदर ही फंसा रहेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उनकी यह भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रेडिएशन कजाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फैल गया। इनफैक्ट आज तक भी यह इलाका रेडियोधर्मी बना हुआ है। असल में कोल्ड वॉर के दौर में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का जुनून अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में फैला हुआ था। दोनों देशों को लगता था कि परमाणु विस्फोट का उपयोग लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स, डिगिंग ऑफ कैनाल्स एंड बिल्डिंग ऑफ पोर्ट्स के लिए किया जा सकता है। उन्हें लगा कि इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। इसके अलावा यह भी कि हम परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए बना रहे हैं। मगर यह तो वही बात हो गई कि दूसरों को नशा छोड़ने की सलाह देना, वो भी खुद सिगरेट जलाकर। परमाणु विस्फोट से चैगन लेक के निर्माण की एक दूसरी वजह भी थी। असल में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक प्रकार की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेस चल रही थी। ये दोनों ही देश खुद को महाशक्ति साबित करना चाहते थे, फिर चाहे वह स्पेस में हो या फिर धरती पर। परमाणु ऊर्जा से एक झील बना देना उनकी झूठी शान का ही एक हिस्सा था। झील तो बन गई, मगर इसके भयानक परिणाम बाहर आने अभी बाकी थे। असल में कुछ महीनों बाद सोवियत वैज्ञानिकों ने एक घोषणा की, रेडिएशन समाप्त हो चुका है और अब झील का पानी बाथिंग, वॉशिंग, इरिगेशन और यहाँ तक कि पीने के लिए भी सुरक्षित है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने झील में 36 अलग अलग प्रजातियों की मछलियां छोड़ दी। साथ ही कुछ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को भी झील के आसपास छोड़ा गया, ताकि वहां भी एक नेचुरल इकोसिस्टम विकसित हो सके। लेकिन जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। यहाँ लाई गई सभी मछलियां और जीव कुछ ही दिनों में मर गए। झील में सिर्फ कुछ केकड़े ही जिंदा रह पाए। झील के अंदर लगाए गए जली पौधों और किनारों पर उगाई गई घास तक कुछ ही दिनों में पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह देखकर वैज्ञानिकों को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत झील और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे सभी कार्यों को रुकवा दिया और फिर शुरू हुई हकीकत को छिपाने की कोशिश। वैसे यह रूस के लिए कोई नई बात नहीं थी। रूस पहले भी कई ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और फिर आंकड़े छुपाता रहा है। इनफैक्ट चैगन लेक पर काम करने वाले एक वरिष्ठ इंजीनियर ने 1978 में दावा किया कि उनके सभी साथी और मजदूर एक एक करके मर चुके हैं और अब उनकी भी तबीयत बेहद खराब रहने लगी है। मगर इसके बावजूद सोवियत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि सरकार ने मौत के आंकड़ों को दबा दिया। इतना ही नहीं, जिन पर्यटकों ने परमाणु विस्फोट के तुरंत बाद इस झील को देखा, उन्होंने दावा किया कि इस झील को देखने मात्र से ही उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा। यहाँ तक कि जब झील में डाले गए सभी जीव मर गए तो आसपास के दूर दराज के गांवों के लोग भी अपने घर खाली करके भागने लगे। पता है क्यों? पहले ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि झील का पानी काला पड़ चुका है और आसपास की पहाड़ियां भी राख जैसी हो चुकी हैं। इस तरह जो प्रयोग शुरुआत में एक बड़ी सफलता माना गया था, वह धीरे धीरे सोवियत संघ के सबसे बड़े फेलियर में बदल गया। मगर क्या रूस यह प्रयोग करने वाला इकलौता देश था? जी नहीं, अमेरिका ने भी ऐसे परमाणु विस्फोट कई बार किए थे। कभी जमीन से पानी निकालने के लिए, कभी तेल निकालने के लिए और कभी खनिजों के खनन के लिए। अमेरिका और रूस दोनों देशों ने इन परमाणु विस्फोटों को शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण का नाम दिया था, यानी बम युद्ध के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देशों को समझ में आने लगा कि परमाणु विस्फोट भले ही काम को तेजी से निपटा देते हैं, लेकिन ये मेडिसिन नहीं बल्कि जहर छोड़ते हैं। यही वजह रही कि जल्द ही अमेरिका और रूस दोनों ने इन सो कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया। 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT में ऐसे सभी शांतिपूर्ण प्रयोगों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आपके मन में सवाल होगा, आज इस झील का क्या हाल है? आज चैगन झील में अब रेडिएशन पहले से काफी कम हो चुका है। झील के चारों ओर अब घास उगने लगी है, मगर झील का पानी अभी भी बेहद जहरीला है। आज भी इस झील के पानी में एक्सेप्टेबल रेडिएशन लेवल से लगभग 100 गुना अधिक रेडिएशन मौजूद है। हालांकि अब कुछ मछलियों ने इस प्रदूषित पानी में जीना सीख लिया है। कुछ स्थानीय लोग इसे एटॉमिक लेक भी कहते हैं। वर्तमान कजाकिस्तान सरकार ने इस झील और इसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया है, मगर चेतावनियों के बावजूद कुछ लोग यहाँ मछली पकड़ने या नहाने भी चले आते हैं। यह झील मानव इतिहास में परमाणु ऊर्जा के सो कॉल्ड पीसफुल यूज का एक जीता जागता उदाहरण है। यह दिन हमें बताता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अब आपका क्या ख्याल है इस परमाणु प्रयोग के बारे में? हमें अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।